नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में सिर्फ गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ती महंगाई से, पेट्रोल के दामों से, इनसे कोई तकलीफ नहीं हो, तो आप किसी भी मीडिया चैनल पर लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो और मीडिया चैनल देख सकते हो। और यदि आपको सिर्फ खबरें देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल रॉक के भारत आने पर पिछले साल अक्टूबर से रोक लगी हुई है। कार्ल पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। कार्ल ने एक भारतीय मूल की महिला से शादी की है। उन्होंने भारत में दाखिल होने से रोक का मामला कई अथॉरिटीज के सामने उठाया है। वो अपने देश में भी इस मामले को लगातार उठा रहे हैं। कार्ल रॉक की पत्नी मनीषा मलिक ने उनके पति को ब्लैकलिस्ट करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अनुच्छेद 21 का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकार व्यक्ति को जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। माना जा रहा है कि इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। कार्ल रॉक का असली नाम कार्ल एडवर्ड राइस है। वे यात्रा सुरक्षा, दिलचस्प गंतव्यों, घोटालों से बचने आदि पर वीडियो बनाते हैं। कार्ल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब पर उनके 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने साल 2019 में दिल्ली के रहने वाली मनीषा मलिक से शादी की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन राज्य में 2 चाइल्ड पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं। इससे 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने शुक्रवार को प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधि का पहला ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट बिल में 2 से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा ड्राफ्ट में 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों को भत्तों से भी वंचित करने का प्रावधान है। ड्राफ्ट बिल में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकने का प्रस्ताव है। बिल में 4 लोगों का ही राशन कार्ड पर एंट्री सीमित करने का भी प्रावधान है। बिल में सरकारी सेवकों का प्रमोशन रोकने और 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित करने का प्रावधान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को आपात उपयोग की सूची में शामिल करने पर फैसला 4 से 6 सप्ताह में कर सकता है। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन ने यह बात कही। स्वामीनाथन ने शुक्रवार को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक उसके समस्त आंकड़े को हमारे पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं और WHO इस टीके की समीक्षा कर रहा है। WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार EUL एक प्रक्रिया है जिसके तहत नए और गैर लाइसेंस प्राप्त उत्पादों का इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थितियों में किया जा सकता है। स्वामीनाथन ने कहा कि EUL की एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी कंपनी को तीसरे चरण के परीक्षण पूरे करने होते हैं और सारे आंकड़े WHO के नियामक विभाग को जमा करने होते हैं, जिनका एक विशेषज्ञ परामर्शदाता समुद्यन करता है। उन्होंने कहा पूरे आंकड़े प्रदान किए जाते हैं जिनमें सुरक्षा, प्रभाव तथा उत्पादन गुणवत्ता मानक शामिल है। हरियाणा के 2 जिलों में आज कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेताओं के विरोध में गुस्साए किसान पुलिस से भिड़ गए। 6 महीने से अधिक समय से केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध करने के बाद उनमें से कुछ वर्ग व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी के पदाधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। आज के टकराव की खबरें हरियाणा के यमुनानगर और हिसार जिलों से मिली, जिनकी मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार ने कई महीनों से दिल्ली की सड़कों को अवरुद्ध करके और दूर संचार सेवाओं को बंद या धीमा करके उनके असंतोष के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की। राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज यमुनानगर में पार्टी के बैठक को संबोधित करने वाले थे, जहां किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। उन्होंने पहले भाजपा जननायक जनता पार्टी के नेताओं को जिले में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करने की अनुमति नहीं देने का आह्वान किया था।
उत्तर प्रदेश के 476 प्रखंडों में आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान कई जगह झड़प की खबरें हैं। चंदौली जिले के 4 ब्लॉक के प्रमुख पदों पर भी चुनाव हो रहे हैं। सदर ब्लॉक को छोड़कर बाकी जगह चुनाव शांतिपूर्वक चल रहे हैं, लेकिन सदर ब्लॉक में मतदान के बीच समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सदर ब्लॉक के बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ता माहौल गर्म देखकर जमा हो गए। इसे देखते हुए पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। वहाँ तनाव की स्थिति बरकरार है, लेकिन हालात नियंत्रण में है। सपा ने सदर ब्लॉक प्रमुख के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इधर इटावा के बड़पुरा ब्लॉक में चुनाव के दौरान फायरिंग की खबरें हैं। वहां कई राउंड फायरिंग की गई है। भाजपा विधायक सरिता भदौरिया के सामने एसपी सिटी ने हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं को हटवाने की गुहार लगाई। डीटीसी बसों की खरीद के मामले में भाजपा के घोटाले के आरोपी पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठे आरोपों पर केंद्रीय कमेटी की जांच से सब साफ हो गया है। जांच कमेटी ने माना कि दिल्ली सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। डीटीसी बसों की खरीद के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से बीजेपी एक झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों की खरीद में बड़ा घोटाला किया है। बीजेपी के कहने पर केंद्र सरकार ने डीटीसी बसों की खरीद मामले में जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी। इस जांच कमेटी ने बसों की खरीद से संबंधित करीब 3000 डॉक्यूमेंट देके सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद जांच समिति इस नतीजे पर पहुंची कि दिल्ली सरकार ने बसों की खरीद में कोई घोटाला नहीं किया और न ही किसी को नुकसान पहुंचा है। उल्टा मानना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ईमानदारी से काम करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने उत्तराखंड दौरे की जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है और दूसरे राज्यों को बेचता भी है, फिर उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों? दिल्ली अपनी बिजली नहीं बनाता है, दूसरे राज्यों से खरीदता है, फिर भी दिल्ली में बिजली फ्री। क्या उत्तराखंड वासियों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? कल देहरादून में मिलते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी के विस्तार में जुटे हुए हैं। इसके तहत वे बीते दिनों गुजरात और पंजाब का दौरा कर चुके हैं। इन दोनों ही राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्यों के दौरे पर सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से वार्ता की, उन्हें जीत का मंत्र दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। सोशल मीडिया पर दिवंगत दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को लेकर कई पोस्ट वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान ने जीते जी हिंदू बनकर कमाया खाया और मरते समय 98 करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान कर गए। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए भास्कर अखबार ने दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार के सोशल मीडिया हैंडलर और पीआरओ आसिफ फारूकी से संपर्क किया। आसिफ फारूकी ने भास्कर को बताया कि दिलीप कुमार का 98 करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान करने का दावा पूरी तरह से गलत है। वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी या पैसों का ऐसा कोई दान दिलीप साहब ने नहीं किया था। पड़ताल के अगले चरण में हमने मुंबई वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से भी बातचीत की। उनका कहना भी है कि दिलीप साहब की तरफ से ऐसा कोई दान वक्फ बोर्ड को नहीं दिया गया है। साफ है कि सोशल मीडिया पर दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार का वक्फ बोर्ड को पैसे या प्रॉपर्टी दान करने का दावा गलत है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।